हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय। जी हाँ, हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है समकालीन भारतीय समाज यानी इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यह वीडियो लेक्चर इस पूरे विषय का चौथा यूनिट होगा जिसका नाम ही है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। तो इस प्रथम वर्ष का विषय यानी कि हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय समकालीन भारतीय समाज की चौथी इकाई लेकर आए हैं। इसके पहले ही ऑलरेडी जो है 1, 2, 3 इकाई इन सबके वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। वो सब अगर आपने नहीं देखे हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा फुल कोर्स जो है शॉर्ट कोर्स जो पूरा परचेस कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस चौथी इकाई की जिसका नाम ही है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की यहां बात करनी है। इस इंडियन इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था की बात होगी भाई, अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ क्या, देख लेंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। अभी इसको आधा रहता है अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था है जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके हम डिस्कशन करेंगे। यानी इसमें वैश्वीकरण, इसमें हम फिर निजीकरण, इसमें बहुत सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। भारत के आर्थिक नीतियों के बारे में इस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इसमें डिस्कस होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही। इसमें आपको पता क्या क्या चलेगा बता दूं एक बार। PYQ, इसमें आपको गेस्ट क्वेश्चंस, इसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन 3 तरह के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा। उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं ये भी बात करेंगे। टॉपिक्स में क्या क्या डिटेल अमाउंट होना चाहिए ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सरल शब्दों में समझने वाले हैं, आपके शब्दों में, ज्यादा लिखने की नहीं। मैं आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप समझी हुई चीज को अपने शब्दों में लिख पाए ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। चलिए पहला यहां पर सवाल ये संगठित, जी हाँ संगठित सवाल क्या होगा यहाँ पर, संगठित। जी हाँ, ये सवाल होगा संगठित यानी कि इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। क्या कहते हैं इसे, ऑर्गेनाइज्ड अंग्रेजी में। और असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज यानी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो जॉब है, जो रोजगार है, उसकी बात करूं। यानी सिंपल से कहूं, जो प्राइवेट जगहों पर जॉब करते हैं और जो सरकारी नौकरियों में है, जहां पर सरकार के नियम अनुसार काम होता है उसे संगठित कहते हैं। जो सरकार के नियम अनुसार काम नहीं चलता उसे असंगठित कहते हैं, ठीक है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों की बात करेंगे, यानी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी कंपनी में काम कर रहा है तो सरकारी में, और कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट में काम कर रहा है तो प्राइवेट में। जैसे सरकारी में क्या होता है कि सरकार के हिसाब से सैलरी बढ़ती है, सरकार के हिसाब से पर डे का उसका इनकम डिसाइड होता है, सरकार के हिसाब से एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य होती है, एक निश्चित, यानी सुबह 9 से 5 बजे तक का है तो उतना ही, कोई ज्यादा काम नहीं कराता, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में देखो, हफ्ते में कई बार तो एक्स्ट्रा भी बुलाया जाता है, छुट्टी नहीं मिलती। कई बार ऐसा भी होता है प्राइवेट में कि भाई वहां पर ऐसा होता है कि अगर 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है तो उससे ज्यादा भी करवाया जाएगा, घर पर भी काम दिया जाएगा ढेर सारा। और भी ऐसा होता है कि उसमें कई बार तो सरकारी छुट्टी पर भी छुट्टी नहीं मिलती, प्राइवेट में ऐसा बहुत बार होता है ना। तो ये कहने का मतलब है कि जो संगठित क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, जो असंगठित में यानी कि जो प्राइवेट में और जो गवर्नमेंट में, उसकी बात हो रही है। तो भाई यहां पर आप देखेंगे तो जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र यानी सरकार की तरफ से संगठित है, सरकार इस पर नजर रखती है, सरकार के नियम अनुसार चलता है, सब कुछ इधर सरकारी होता है। तो यहां पे जो श्रमिक होता है, जो लेबर होता है, वो नियमित होता है, नियमित मासिक वेतन प्राप्त करता है, यानी कि हर महीने इसकी सैलरी आएगी। ये परमानेंट लेबर होगा, वहां पे परमानेंट वर्कर होगा, वहां पर जो श्रमिक होगा, जो वर्कर होगा, जो लेबर होगा, परमानेंट होगा। ऐसा नहीं कभी भी काम से निकाल देंगे, है ना। उसका एक प्रॉपर तरीका होगा, एक निश्चित समय पर यानी रिटायरमेंट के ऊपर, नौकरी खत्म होने पर ही निकाला जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। अब देखो इसमें और भी क्या चीजें, जैसे मासिक वेतन, मतलब अगर मंथली जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा, मासिक वेतन के अलावा इनको क्या मिलता है, इनको भाई श्रमिक छुट्टियां, साथ ही साथ इनको भाई अगर छुट्टी ले भी रहे हफ्ते में तो उसकी भी सैलरी मिलती है, कटती नहीं है। फिर प्रोविडेंट फंड जिसे PF कहते हैं, है ना, यानी आपकी सैलरी से कुछ पैसा जमा होता है जो रिटायरमेंट पर मिलता है। और क्या होता है इसमें भाई, ग्रेचुटी, पेंशन, रिटायर होने के बाद जो हर महीने पेंशन मिलती है, ये सारी चीजें, ये सब जो है संगठित क्षेत्र में उनको मिलता है। फिर जो श्रमिक है निश्चित घंटे ही काम कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जाता। फिर श्रमिक को एक नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि भाई आपको हम जॉब पर रख रहे। पर कोई व्यक्ति जो देखना किसी दुकान में काम कर रहा होता है, किराना दुकान में सामान निकालने का, उसको कौन सा जॉब लेटर दिया जाता है, उसको कौन सा PF मिलता है, कुछ नहीं। तो वो असंगठित क्षेत्र का हो गया। या खेतों में जो काम करते हैं मजदूर लोग, वो सारे असंगठित क्षेत्र के हैं। जो कंपनी में, बाकायदा IT कंपनी में जॉब कर रहा है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहा है, तो वहां तो लेटर मिलता है, सब कुछ फिक्स होता है, तो वो संगठित क्षेत्र है, ठीक है।
लोगों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, उन्हें डर नहीं होता कि हमारी नौकरी जाएगी। ये संगठित क्षेत्र में सरकारी नौकरी और बाकी चीजों में जो काम करें, उन्हें पता है कि हमें जॉब से नहीं निकाला जा सकता ना, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ठीक है। तो वो सब हो गया कौन सा, संगठित क्षेत्र में, है ना। ये सारी सुविधाएं मिलती है संगठित में। और क्या, श्रमिकों के लिए काम के घंटे निश्चित नहीं होगी, असंगठित में होगा। असंगठित में उसका उल्टा कर लो, असंगठित में जैसे संगठित में काम निश्चित होता है, काम के घंटे, असंगठित में निश्चित नहीं होते। संगठित में उनको मासिक वेतन के साथ साथ अतिरिक्त चीजें भी मिलती हैं, असंगठित में ऐसा कुछ नहीं होता। संगठित में वहां पर क्या होता है कि पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ ये सब होता है, इधर असंगठित में ये सब कुछ नहीं होता। फिर इसमें रोजगार की आप कह सकते हो निश्चितता होती है, नियमित होते हैं, और यहां पे रोजगार निश्चित नहीं है, नियमित नहीं है। जिस दिन काम नहीं रहेगा उस दिन भगा देंगे या कोई दूसरा रख लेंगे बिना बताए भी, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये हो गया संगठित और असंगठित के बीच में अंतर। अब आते हैं अगले इस पर। असंगठित क्षेत्र में अभी जो भी श्रमिक होते हैं उनका शोषण किया जाता है। क्या आप इस पर सहमत है? बिल्कुल। असंगठित में जो काम करते हैं भाई, इनको मालूम है कि हमने तुमको ऐसे ही रखा हुआ है टेम्पररी बेसिस पे, ज्यादा हम जो बोलो करो, अगर नहीं मानोगे तो जॉब से निकाल देंगे। ढेर बेरोजगार बैठे काम करने के लिए, तो इससे शोषण किया जाता है, जबरदस्ती डरा कर उनसे ज्यादा काम करवाया जाता है, और व्यक्ति डर भी जाता है, बेरोजगार होऊंगा उससे 6 की जगह 9 घंटे काम कर ही देता हूं, क्या ही जाता है। तो इससे शोषण होता है ना, ये चीजें। तो ये चीजें हैं भाई समाज में, ठीक है। यहां काम के घंटे निश्चित नहीं होंगे भाई, सिंपल से। श्रमिक को सामान्यतः दिन में 10-12 घंटे काम करने पड़ते हैं। इन्हें अतिरिक्त घंटे जो ओवर टाइम करते हैं उसके पैसे भी नहीं मिलते, ये भी होता है। और क्या, लोगों को दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं मिलता, यानी जो काम की सैलरी बस वही, कोई और पैसा अलग से, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। और क्या, श्रमिकों के संरक्षण के लिए जो बनाए गए सरकारी नियम है वो यहाँ पर पालन होते ही नहीं है, कोई फॉलो ही नहीं करता यहाँ पर नियम। यहाँ रोजगार सुरक्षा भी नहीं होती, कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है श्रमिक को, है ना, किसी भी चीज पर उसे काम से निकाल दिया जाएगा, काम छोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। और क्या, श्रमिक को मजदूरी बहुत कम मिलती है, क्योंकि जो सरकारी में काम कर रहा है, जो संगठित में सरकार के रेट से मिलेगा उसको सैलरी, और जो प्राइवेट में कर रहा है उसे नहीं मिलेगा। आप खुद ही देख लो प्राइवेट स्कूलों की सैलरी क्या है इस वक्त, 8,000 में, 5,000 में, ऐसे भी काम कर रहे हैं, है ना। और वहीं ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छे जो हैं, डीपीएस, पोद्दार जैसे सीबीएसई बड़े बड़े स्कूल में, वहां पे 20-25,000, 30,000 भी देते हैं, ऐसा नहीं है। बट अंतर है ना, वो बड़ा संस्था है तो संगठित है, जो छोटे संस्थान है असंगठित है, ऐसा होता है, ठीक है। और क्या, ये अधिकतर देखो जो असंगठित क्षेत्र के होंगे, बेचारे कर्जे में डूबे होते हैं, ऋण लेते रहते हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाते, जॉब कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट टीचर और एक प्राइवेट टीचर में देख लो आप, प्राइवेट टीचर कितनी मेहनत करता है, सैलरी कम। गवर्नमेंट टीचर उससे बहुत कम मेहनत करता है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा। तो यही तो सरकारी नौकरी, हमारे देश में सरकारी चाहते ही क्यों है सब, कि काम कम रहे, पैसे ज्यादा मिले, आराम ज्यादा मिले, सुविधा ज्यादा मिले, है ना। तो अब बात करेंगे असंगठित और संगठित हो गया। अब आते हैं कृषि साख की व्यवसाय को सुधारने के लिए सुझाव। यानी हमारे देश में जो भाई एग्रीकल्चर चल रहा है ना, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है हमारे देश में, यानी कृषि के ऊपर जो लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, हमारा कैसा चल रहा है लोन लेने वाला सिस्टम खेती बाड़ी में, यानी किसानों को जो लोन देने का सिस्टम है, उधार देने का, क्रेडिट देने का सिस्टम है, वो कैसा चल रहा है, उसको सुधारना कैसे है ना। किसानों से आपने अक्सर सुना होगा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज में डूबे हैं, किसान ने खेती बंद कर दी, है ना। तो ये बहुत सी चीज आपको देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को सही ढंग से लोन नहीं मिलता, उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता है, वगैरह वगैरह। इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कृषि साख व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, सहकारी साख एवं सहकारी बिक्री के कार्यों में अनावश्यक तालमेल बिठाना, मतलब आवश्यक तालमेल बिठाना, अनावश्यक नहीं, एकदम आवश्यक जरूरी है, उसके बीच बॉन्डिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर किसान अगर उसको लोन मिल जाए 15-20 हजार रुपए का शुरुआत में, जब खेती करनी है, तो खाद बीज ये सब खरीद सकता है और अच्छी खेती करेगा, फसल अच्छी होगी, फिर उस पैसे से वो लोन उधार चुका के अच्छा वो अपना खर्चा भी निकाल सकता है, प्रॉफिट भी कमा सकता है। बट ये 10-15-20 हजार के लोन उसको नहीं मिलते, तो इसी को सुधारने की आवश्यकता है। और क्या, गांव में सहकारिता की भावना का प्रचार करना, गांव में सब मिलजुल कर काम कर सके, बैंक वाले जो है इनको आसानी से लोन दे, ये भी बैंकों के पास जाए लोन मांगने, यानी अच्छे से इनके बीच जो है संबंध बना जाए, एक साथ मिलकर काम करना सिखाया जाए। और क्या, सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधन बढ़ाना। बैंक भी भाई गांव में हर तरफ किसान ही किसान है, बैंक कितनों को लोन देगा, तो उस बैंक की भी मदद करनी चाहिए, बैंक को भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो बाकी सबको संभाल सके। और क्या, जो व्यापारिक बैंक हो गए अभी और अधिक कृषि साख की व्यवस्था में लेना, यानी जितने अभी बैंक गांव में 2 बैंक है जो कृषि वाले हैं, तो भाई और बैंकों को कृषि से जोड़िए, और बैंक जो कृषि वाले क्षेत्र में आए, किसानों को भी लोन देना स्टार्ट करे। मोस्ट ऑफ द बैंक जो आप देखोगे वो ऐसे होते हैं जो किसको लोन देते हैं, नौकरी पेशा वालों को, सैलरी वालों को, बिजनेस वालों को, या फिर किसान को लोन देंगे भी तो उसकी जमीन के कागजात, खेत के कागजात गिरवी रखकर, है ना, ऐसे होता है। तो ये नहीं होना चाहिए।
किसानों को सीधा सीधा लोन देने वाले होने चाहिए, ज्यादा बैंकों को किसी क्षेत्र में लाओ ताकि वो भी काम कर सके, है ना। गोदाम बनाने का कार्यक्रम जल्दी करना, यानी गोडाउन बनाना जहां पे अनाज रखा जा सके। गांव में कोल्ड हाउस स्टोरेज बना सकते हैं जहां पे किसान अपना अनाज रख के, मतलब वो ऐसा मतलब गोडाउन होता है जहां पे आप एसी वगैरह लगा रहता है, जहां पे अनाज जल्दी खराब नहीं होता, ऐसे जगहों पर तो कोल्ड हाउस वगैरह बनाना ताकि ठंडक बनी रहे, नमी बनी रहे और वो खराब ना हो, तो किसान का फसल ज्यादा समय तक टिक सके, इससे किसान को और मुनाफा फायदा होगा। ठीक, तो ये सब किए जा सकते हैं। अब ये कृषि साख हो गया। अब बात करेंगे भूमि सुधार हेतु, यानी कि लैंड अपग्रेडेशन, यानी कि लैंड रिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसे। तो लैंड यानी कि भूमि से संबंधित जो नियम कानून है उससे गड़बड़ी होती है, अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर कैसे करेंगे। पहला तो वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प, यानी पैसे से मदद करना। ठीक है, नए भूमि पर अगर कोई बसाया गया, जैसे कई बार ऐसा होता है जब रोड बनता है या किसी का खेत डैम में, बांध में चला जाता है या किसी दूसरे चीज में, सरकारी काम में चला जाता है, रेलवे वगैरह में, तो उस आदमी की खेत उससे ले ली जाती है, उसे पैसे देकर किसी दूसरे जगह पर बसाया जाता है। तो जब उसे बसाया जाएगा तो उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। उस व्यक्ति को कम दरों पर ब्याज मिलाना चाहिए और वो व्यक्ति को कम से कम रेट पर फायदा पहुंचा जाए कि अपना बिजनेस या कुछ और स्टार्ट कर सके ना। कुशल प्रशासन, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरा जो शासन प्रशासन वहां पे ढंग से चलना चाहिए, एक्टिव हो, स्किल हो बढ़िया से, जिससे भूमि सुधार आसानी से लागू किए जा सके। और क्या, भूमि के नवीन रिकॉर्ड, यानी जमीन के नए नए रिकॉर्ड रखना, कागजात पूरा बताना कौन उस जमीन का मालिक है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, गरीबों से जमीन तो नहीं छीनी जा रही, गरीबों को कम पैसे देके उनकी ज्यादा जमीनें तो नहीं हथियाई जा रही बिजनेसमैन के द्वारा, ये सब देखना, भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीजें जानना। और क्या, दोष दूर करना, ये सब जानने में अगर कुछ कमी निकलती है, कुछ दोष आते हैं तो उस दोष को दूर करना, टू रिमूव डिफेक्ट्स, भूमि सुधार के लिए दोषों को दूर करना, यदि आवश्यक हो तो संविधान में भी संशोधन कर देना चाहिए, यानी हर एक तरह से भूमि को सुधार करने के लिए, यानी जमीन से जुड़े मामलों के सुधार के लिए, किसान की जमीन के लिए, इन सब के लिए जितना हो सकता है वो सब करना इसी में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या भाई, और तो देखोगे प्रभावपूर्ण से ढंग से लागू करना, यानी इफेक्टिव रूप से लागू करना है। जो भी नियम बन रहे हैं भूमि से लेकर हर चीज से, वो सब प्रभावी रूप से लागू हो, यानी तहसीलदार ईमानदारी से काम करे, जो भी जमीन के कागजात होते हैं, जमीन खरीदने बेचने की जो प्रोसेस विधि होती है, मेथड होती है, उसमें ध्यान रखा जाए, है ना, और उसमें ये सब चीजें की जा सके, तो ये भूमि सुधार कर सकते हैं। भूमि सुधार में भाई ध्यान रखिएगा कि भूमि सुधार में भूमि का मालिकाना हक, भूमि का आकार, भूमि का स्थान, भूमि कब रजिस्टर हुई थी, ये सब चीजें को ध्यान में रखना, ये सब भूमि सुधार में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार है क्या, जमीन से जुड़े मामलों को ध्यान में रखना, उन्हें निपटाना और जो किसान है उनकी समस्याओं को सुलझाना, क्योंकि गांव में अगर आप जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको अधिकतर जमीन से जुड़े हुए विवाद मिलते हैं आपको हमेशा, है ना, तो जमीन ही वहां विवाद का कारण होती है, तो इस विवाद को सुलझाना, जमीन के विवाद को सुलझाने के अलग से डिपार्टमेंट बनाना, ये सब भूमि सुधार में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास में जो चीजें हमें मौजूद हैं, दिखाई देती हैं, वही सब मिलकर हमारा क्या बोलती हैं, पर्यावरण। भाई पर्यावरण का मतलब ही है परिधन आवरण, यानी परि का मतलब होता है चारों ओर, परि मतलब पापा की परि नहीं भाई, परि का मतलब होता है चारों, हमारे जो चारों ओर है, आवरण मतलब एक कवच, तो हमारे चारों ओर जो कवच है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो भाई पर्यावरण से अभिप्राय है कि किसी वस्तु के पास पड़ोस से है, जैसे किसी पौधे का पर्यावरण परिस्थितियां होती हैं उसकी वृद्धि में सहायक होती हैं, यानी हम जिस माहौल में रहेंगे हमारे चारों ओर जो चीजें हैं उनका असर हम पर पड़ता है। ठीक है, जैसे जो लोग बर्फ वाले इलाके में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, अक्सर देखोगे आपने उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, चेहरा गोल चपटा होता है, देखा ना आपने, हाँ, क्योंकि वो पर्यावरण में ही रह रहे, उसी पर्यावरण में, वातावरण में रह रहे, इस कारण से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो श्री आर के पचौरी के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा भी यहां दी है, हो सकता है आपको पर्यावरण की परिभाषा पूछे तो याद रहनी चाहिए। आर के पचौरी के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों तथा प्रभावों के बारे में है जिनका सीधा सीधा हम पर असर पड़ता है। ठीक है, जिनका सीधा सीधा प्राणियों के जीवन तथा विकास को प्रभावित करते हैं, पूरा असर पड़ता है, ये पर्यावरण हो गया। अब पर्यावरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ठीक है, इन्होंने पर्यावरण के दो भाग बताया, से होते ही हैं। पहला भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा जैविक पर्यावरण यानी कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर जो वातावरण परिस्थिति है उसका हमारे विकास पर प्रभाव पड़ना, ये पर्यावरण है। पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक होता है भौतिक पर्यावरण, दूसरा होता है जैविक पर्यावरण। जैविक मतलब जीव यानी बायोलॉजिकल, और फिजिकल मतलब भाई ये भौतिक मतलब फिजिकल। तो अगर हम बात करें इसमें से सबसे पहले इसके बारे में समझे, भौतिक पर्यावरण के बारे में, तो ये भौतिक पर्यावरण क्या है भाई, तो भाई भौतिक पर्यावरण का मतलब ही क्या है, भौतिक पर्यावरण का मतलब जो हमारे चारों ओर भौतिक रूप से मौजूद है, यानी फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं, भौतिक पर्यावरण। और जैविक क्या, हमारे जो भी जिंदा चीजें हैं, पेड़ पौधे प्राणी, है ना, जो जीवित चीजें जिनमें जान है, वो सब जैविक पर्यावरण। ठीक है, बायोलॉजी वाला, तो ये ध्यान में रखिएगा दोनों क्या है परिभाषा। आते अब अगला देखिए,
अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भाई अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। जब आप प्रोफेशनल इंग्लिश विषय पढ़ोगे तो वहां वैश्वीकरण आएगा, पर वहां अंग्रेजी में है तो उसको वैश्वीकरण नहीं बोलेंगे, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन है वैश्वीकरण होता क्या है जानिए। पूरी दुनिया को एक सूत्र में, पूरी दुनिया के मार्केट बाजार को एक साथ लाकर खड़ा करना, जोड़ देना है। कोई भी दुनिया के किसी भी देश में जाके अपना सामान बेच सके, खरीद सके, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। यानी पूरी दुनिया के बाजारों का एकीकरण, जोड़ देना, यूनिफाई कर देना, है ना। तो वैश्वीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एकल बाजार बन जाता है ना। वैश्वीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे पूरा दुनिया ही एक बाजार, एक एकल सिंगल मार्केट के रूप में बन जाता है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या होता है कि ऐसे, अब विदेश में कौन जाता है? आप और मैं, छोटा दुकान किराना वाला तो नहीं जाता। विदेश में जाती हैं बहुराष्ट्र कंपनी, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। नाम सुना होगा आपने, एमएनसीज बोलते हैं इनको, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है। तो ये जो एमएनसी होती है, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यह हमारे देश से दूसरे देशों में, जैसे हीरो होंडा। अब हीरो की बात कर लो, हीरो सिर्फ हमारे देश का नहीं है, हीरो आसपास से कई देशों में अपने बाइक्स बेचता है, कई देशों में जाकर बेचता है। तो ऐसी कंपनी जो अपना सामान एक से ज्यादा देशों में बेचती, बनाती है, उसे हम बहुराष्ट्र कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो भाई ये करते क्या है, ये अलग अलग देशों में, जैसे हम और नेपाल, हम इंडिया और नेपाल कैसे जुड़ा है? इंडिया में भी हीरो की बाइक बिकती है और नेपाल में भी। तो इंडिया की कंपनी नेपाल में बाइक बेच रही है, तो इंडिया और नेपाल के बीच एक रिश्ता बन गया, एक जुड़ाव हो गया। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। और ये करता कौन है? बहुराष्ट्र कंपनियां करती हैं, है ना। इन्हीं के द्वारा वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण इन्हीं के द्वारा होता है, बहुराष्ट्र कंपनियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है, इस प्रक्रिया में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो जाते हैं। हम अपने पर, क्योंकि हम अपना सामान कहीं भी बेच लेंगे तो हमको पैसे मिल जाएंगे, हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा। और क्या, देश के बाहर के उत्पादक क्षमता भारत में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और बिक्री कर सकते हैं। विदेश के लोग भी हमारे यहाँ के सामान बेच सकते हैं। अब एक समय ऐसा था कि आईफोन से विदेशों में बनता था, तो आईफोन विदेश से मंगाना पड़ता था, महंगा पड़ता था। अब हमारे देश से बनने लग गया तो सस्ता पड़ने लग गया है। अब हमारे देश में जरूरत, अब पहले जितना लोग आईफोन यूज करते थे उससे ज्यादा लोग यूज करने लग गए हैं। तो ये फायदा है किसका? वैश्वीकरण का। पहले लग्जरी कार से विदेशों में बनती थी, फिर वहां से मंगाना पड़ता था, डबल कीमत हो जाती थी। अब हमारे देश में ही बनती है तो कीमत कम हो गई है। इस नतीजा, सड़कों पे आपको ज्यादा कार दिखाई देंगी, अब ज्यादा लोगों के पास कार हो गई है। ये चीजें हैं। अन्य देशों में भी अपनी वस्तुओं को, सेवाओं का उत्पादन करना, उन्हें बेचना, उनकी बिक्री करना, श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में आगमन कर सकते हैं। यही क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। यही क्या है? वैश्वीकरण है। यानी काम करने दूसरे देश जा सकते हो, दूसरे देश के लोग आपके देश में काम करने आ सकते हैं। आप सामान बेचने दूसरे देश जा सकते हो, दूसरे देश के लोग आपके देश में सामान बेचने आ सकते हैं। इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक। अब आते हैं, अब पूरे दुनिया में बाजार में सामान बेच सकते हो, या वहां जा सकते हो, दूसरे देश के लोग आपके देश में आ सकते हैं। पर अगर जब ये ऐसा होगा तो भाई जाहिर सी बात है विवाद होगा, और व्यापार करने नहीं करने के कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो ये सब कौन देखेगा? अब दो देश इन्वॉल्व है तो दोनों देश एक दूसरे से बड़े तो नहीं हो सकते, तो ये तीसरी पार्टी देखती है, उसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जिसे कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन WTO, यही देखता है। इसी का पूरा काम है। ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भाई इसी का काम है। कुछ बहुत बड़े ऐसे बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि WHO, WTO, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ऐसे बहुत से आपने देखोगे जो विदेश में यहाँ सब काम करते हैं, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो इसमें से एक है कि पूरी दुनिया का व्यापार ढंग से चले, सुचारू रूप से पूरी दुनिया में ठीक ठाक चले, एक नियम से चले, इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम ही है विश्व व्यापार संगठन WTO। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। और भारत में और यहाँ दूसरे देशों में भी और भारत में भी सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाकर व्यापार कर सकें, सब लोग उदार बने, दयालु बने, है ना। तो इससे होगा उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण का मतलब एक ही है। यानी तुम दूसरे देशों में सामान बेचने जा सकते हो, पर जाओगे तभी जब दूसरे तुमको आने देंगे अपने देश में। तो अपने देश में किसी को व्यापार करने के लिए आने देना, इसे कहा जाता है उदारीकरण, इसे कहा जाता है भाई लिबरलाइजेशन। क्योंकि इसमें होगा क्या, आप उनको आने अलाउ करेंगे, उनको लाइसेंस देना पड़ेगा, उनसे टैक्स कम लेंगे, नियमों में थोड़ी छूट देंगे, है ना, उनको थोड़ा फायदा पहुंचाएंगे, फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि विदेश से आ रही है ना कंपनी। तो ये सब करेंगे तो इसे कहा जाएगा लिबरलाइजेशन। और सभी देशों के जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया
कि ऐसा करना चाहिए, इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया का क्या होगा, भला होगा। तो इसके लिए संगठन बनाए गए और डब्ल्यूटीओ की आगे चल के स्थापना की गई थी। तो इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं, यानी किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए विदेशी व्यापार में, यानी विदेश जाके सामान बेचना, विदेश से सामान लेकर आकर कोई यहां बेचे, इन सब मामलों में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रुकावट होगी तो आर्थिक रूप से कमजोर बनेंगे। तो आर्थिक रूप से कमजोरी को दूर करने के लिए सभी विश्व के जितने भी संगठन थे, अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उन्होंने इसको हाँ बोला और आगे चल के फिर डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संघ की स्थापना हुई। तो पूरे विश्व में सभी का व्यापार जो है आसानी से होना चाहिए, कोई भी देश दूसरे देशों में जाके व्यापार कर सके, दूसरे देश के लोग किसी तीसरे देश में जाके व्यापार कर सके, सामान बेच सके, खरीद सके, इसलिए एक संस्था बनाएगी। तो विश्व स्तर पर एक संस्था बनाएगी, विश्व व्यापार संगठन। यह विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अधिक से अधिक उदार बनाना है, यानी आसान अच्छा बनाना है ना, कोई किसी पे ज्यादा नियम कठोर ना लगाए ऐसा। फिर विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो, यानी कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को जबरदस्ती दबाव बना के उससे कम पैसे में व्यापार करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और छोटे देश बड़े देश से व्यापार ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए व्यापार सही ढंग से हो सके सुचारू रूप से पूरी दुनिया में, इसके लिए एक संगठन बनाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस वैश्वीकरण के यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगर पूरी दुनिया में कोई कहीं भी जाके सामान बना सकता है, बेच सकता है, आपके देश में भी कोई भी कंपनी आके सामान बना सकती है, बेच सकती है, तो इसके फायदे क्या क्या होंगे, ठीक है। नुकसान भी होते हैं पर अभी नुकसान की बात नहीं करते, अभी बात करनी है फायदे की। तो वैश्वीकरण के कई सारे महत्वपूर्ण लाभ है, उसमें से कुछ लाभ निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। पहला, विश्व परिवार की भावना का विकास। अगर कोई भी देश दूसरे देशों में जाके सामान बेचेगा और फिर उस देश से कोई कुछ सामान खरीदेगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों में मित्रता बढ़ेगी, दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। तो पूरे विश्व में परस्पर जो है परिवार की, जैसे हमारे तो बोला भी जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त विश्व ही परिवार है, ये तो हमारा टैगलाइन भी ऐसे बोला भी जाता है हमारे देश में, है ना। तो हम तो पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। तो बाकी देशों में जब व्यापार करोगे, बातचीत होगी, लेन देन होगा, तो इससे रिश्ते मजबूत होंगे, सुधरेंगे और एक परिवार की भावना का विकास होगा पूरे विश्व के देशों का एक दूसरे के प्रति, विश्व में शांति आएगी। फिर उसके बाद क्या भाई, दूसरा प्रतियोगिता की भावना, कंपटीशन, भाई कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता की भावना आएगी। जब देश एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो सामान बेचेंगे, हमने 100 करोड़ का सामान बेचा, तुम भी आके हमारे देश में बेच लो 100 करोड़ का सामान, है ना। तो कंपटीशन होगा, इनने हमसे इतना सामान बेचा है, इतना पैसा कमाया, हम भी जाके इनके देश से पैसा कमाएंगे। तो ये करना चाहिए, इससे प्रतियोगिता की भावना आएगी, कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी और इससे अल्टीमेटली फायदा किसका है ना, आखिरकार इस पर फायदा किसका होगा, जो व्यापार कर रही है उस भी, और जो देश व्यापार कर रहा है उसको भी टैक्स मिलेगा और जहां के लोगों को व्यापार में सामान मिल रहा है उनका तो फायदा ही है। नौकरियां आएंगी नई नई इससे, है ना। व्यापार करने के लिए भाई नौकरी आएगी ना, अपने आप थोड़ी व्यापार होता है, कंपनी खोलनी पड़ती है, जॉब्स मिलती हैं और क्या। तो वैश्वीकरण करने के कारण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो देश कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे उनके बीच व्यापार है। देखो भारत और चाइना का आप देखते हो ना कितना झगड़ा चलता है, लेकिन फिर भी भारत और चाइना का व्यापार कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है उसका बहुत सारा सामान कौन खरीद रहा है, भारत, और भारत को पता है कि उसके लिए बहुत सारा सामान कौन बनाकर दे रहा है, चाइना। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोनों की दुश्मनी होते हुए दोनों दुश्मन नहीं है, दोनों दुश्मनी नहीं दिखाते। क्यों? इसी कारण की वजह से, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो है पूरे आप देखोगे देश में, पूरे दुनिया के देशों में दूरियां कम हुई हैं, उनमें परस्पर प्रतियोगिता की भावना भी बढ़ी है, जिससे प्रतियोगिता ने अच्छा कह सकते हो परिणाम दिया है, रिजल्ट दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें ठीक, और भी कई सारी समस्याएं दूर हो जाती है, पर्यावरण से लेके और भी जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन से लेके, ग्लोबल वार्मिंग से लेके, प्रदूषण से लेके, आप कह सकते हो पूरे विश्व में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सब से निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के ज्ञान का साथ, एक दूसरे का पैसा भी, सपोर्ट भी मिलता है। और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किए जाते हैं, मीटिंग्स की जाती है, जैसे WTO की मीटिंग, UNO की मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग, ये सब होते रहती है। यानी कि इसके लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है तथा परस्पर सहमति से इनका हल खोजने में मदद मिलती है। यानी जो देश अपने एक दूसरे को पसंद नहीं भी करते वो भी एक जगह बैठकर इसके बारे में हल खोजते हैं, बात करते हैं। मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देना, इंकरेज टू फ्री ट्रेड। जी हाँ, मुफ्त व्यापार, जी हाँ, मुफ्त, फ्री ट्रेड, मुफ्त व्यापार, यानी कि व्यापार में कोई टैक्स, कोई फाइन, ये सब नहीं लगना चाहिए। अभी आप देख रहे हो ट्रंप जी पगला गए हैं अमेरिका के, वो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे, बट टैरिफ लगाने से एक दिन क्या होगा, हम भूखे नहीं मरेंगे, भारत कोई भूखे नहीं मरने वाला। हाँ, हो सकता है भारत को 6 महीने साल भर परेशानी हो, लेकिन भारत तब तक क्या करेगा, किसी दूसरे देश को बड़ा ट्रेड पार्टनर बना लेगा और अमेरिका से पूरा व्यापार ही बंद कर देंगे। तो आखिरकार ये लंबे समय अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएगा। ये एक दबाव बनाने के लिए है, अमेरिका भी जानता है ज्यादा समय तक वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। पर पगलाया हुआ है ट्रंप, क्योंकि भाई उसको पता है उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए पगला गया है।
खैर उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो हमारे बड़े बड़े आर्थिक जो नीति संभालने वाले लोग हैं इसको आसानी से हल कर ही लेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं उतनी। आर्थिक विकास में सहायक, भाई वैश्वीकरण करने से क्या होता है, जब व्यापार बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है तो क्या होगा, आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। कोई कहीं भी जाके सामान बेच सकता है तो पैसा कमाएगा, सामान बेचेगा तो पहले बनाएगा तो नौकरियां आएंगी, नौकरी मिलेगी तो दूसरों को पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे, उनका भी जीवन सुधरेगा, ये फायदा है। तो आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। तकनीक विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। भाई किसी एक देश में तकनीक है, आप जरा सोचिए हीरो होंडा बाइक कैसे बना पाया। पहले जो हीरो कंपनी थी भारत की थी, फिर होंडा कंपनी आई, तो पहले जो हीरो थी वो पतली सी बाइक बनाती थी, हीरो पुछ हीरो लूना करके, यानी वो टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी थी और अच्छी बाइक्स नहीं बनती थी। फिर हीरो आया और उसने जापानी कंपनी थी होंडा ने आके हीरो को बोला कि तुम मार्केटिंग करो और हम इंजन बनाएंगे, क्योंकि उनको इंजन बनाना आता था और जापान के पास इंजन की टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरह से होंडा इंजन बनाने लगा और हीरो बॉडी बनाने लगा, मार्केटिंग करने लगा, दोनों मिलकर हीरो होंडा की बाइक बनी। और आज देखो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से हीरो और होंडा ही है आज के समय में। बजाज भी इसमें शामिल हो गया हमारे देश का। तो कहने का मतलब है कि जब हम दूसरे देशों से मिलते हैं, देखो अगर होंडा नहीं आता अपनी टेक्नोलॉजी लेके इंजन बनाने की, तो हीरो का विकास इतना हो पाता नहीं, वो पुराने छोटे छोटे इंजन ही बनाते रह जाता, हीरो पुछ हीरो लूना जैसी पुरानी बाइक से बनाते रह जाता। तो इसीलिए तकनीकी विकास भी होता है, क्योंकि एक देश किसी भी चीज का आविष्कार एक देश में होता है, ठीक है। तो हमारे देश तक कैसे पहुंचेगा, जब हमारे पास व्यापार करने आएंगे, हमसे साझा करेंगे, तभी होगा ना। तो तकनीक के विकास से होगा, ठीक। और क्या हो सकता है भाई कि भाई अब बहुत सी ऐसी चीज होंगी, यानी इन सबसे फायदा ही है देश को, दुनिया को, ये जान लीजिए। अब है भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी हमारी जो भारतीय शिक्षा है, इंडियन एजुकेशन है, उसके ऊपर वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया हमारे देश में आती है, हमारे लोग भी दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने, तो ये इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारी शिक्षा पर, एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। वैसे तो आप देखोगे, वैसे मैं कहूं तो भारत जो है पूरी दुनिया को शिक्षा देता है शुरू से। नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ ही थी। हमने ही भाई गणित से लेके बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमने सिखाया। फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे हम आचार्य सुश्रुत को कहते हैं, मेडिकल सर्जरी का है ना, शल्य चिकित्सा का उनको पिता जनक कहा जाता है ना। तो हमारे यहाँ बहुत पढ़ाई लिखाई का हमारे बहुत स्कोप रहा, पर हम बार बार मुगलों के गुलाम बने, उन्होंने अत्याचार किया, फिर ब्रिटिशर्स के गुलाम बने, उन्होंने अत्याचार किया, तो जिसके वजह से हम पिछड़ गए शिक्षा में। और आज देखो, आज पाश्चात्य देश शिक्षा लेके हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, उसमें तो कई हमको भी शिक्षा दे रहे हैं, है ना, ऐसा भी है, ठीक है, ठीक। तो चलो बात करेंगे कि वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव। तो सबसे पहले भाई वैश्वीकरण की वजह से शिक्षा में क्या हुआ है, तो शिक्षा जो है सार्वभौमिकरण हुआ है, यानी शिक्षा अब सब तक पहुंच रही है। पहले शिक्षा सिर्फ अमीर लोग हासिल कर पाते थे, आज देखो गरीब का बच्चा भी पढ़ पा रहा है कि नहीं, सरकारी स्कूलों में वही सिलेबस, वही किताब पढ़ पा रहा है। हाँ, उतने लेवल की सुविधाएं भले ना हो, लेकिन हाँ पढ़ाई तो हो पा रही है ना, गरीब बच्चा भी पढ़ पा रहा है। अनपढ़ रह जाएगा या दूसरों के जैसा ज्ञान उसको नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनती बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के भी टॉप कर रहे, वो सीबीएसई महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले को भी पीछे छोड़ रहे, हो रहा है ना ऐसा। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो गया, यानी शिक्षा सब तक पहुंच पाई है। दूसरा, विश्व बैंक ने भी, आप देखोगे वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक, ये भी एक संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसने सबके लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल इस तरह की चीज को बढ़ावा दिया, यानी सबको शिक्षा मिल सके, इसके लिए उन देशों में पैसे देना, आर्थिक मदद देना जहां पर स्कूल नहीं है तो और स्कूल खोले जा सके, यानी उन सरकार को, उस देश की सरकार को मदद देना ताकि स्कूल खोले जा सके, यानी शिक्षा को बढ़ाया जा सके, ठीक। ये सब किया गया। तो ये सब जितना आप देख पा रहे हो, जब भी अब तक हमने पढ़ा, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर सवाल थे, टॉपिक्स थे। यही सवाल, इन्हीं टॉपिक्स, यही सब आपको परीक्षा में आएंगे, इनको ही पढ़ना है और यही आपको लिखना है अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। जितना आपने थ्योरी सुना, जितना आपने समझा, इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए। आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं, हमारा संपूर्ण सभी विषयों के नोट्स, वीडियो लेक्चर सब देखना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड तक शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप में भेजें। साथ ही साथ और भी पढ़ाई करने के लिए, द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करने के लिए और डीएलएड से संबंधित, जेबीटी संबंधित जितनी भी खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखना, ताकि कोई खबर आपसे पहले ना छूटे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।